जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर कल मौसम की पहली बर्फबारी हुई। उसकी वजह से वादी भर में मामूलाते जिंदगी मुतासिर है। भारी बर्फबारी की वजह से अक्सर सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। सिर्फ श्रीनगर शहर के मेन रोड से बर्फ हटाई गई है, ताहम दीगर मजाफाती इलाकों को श्रीनगर से मिलाने वाली सड़कों पर बर्फ अभी भी जमा है। गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली भी गायब है। वहीं गुज़िश्ता दो रोज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और लद्दाख को जाने वाली कौमी शाहरा बंद है। कुल मिलाके मकामी लोगों को तरह तरह की मुश्किलात है। वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया बिल्कुल बेहस नजर आ रही है। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने मकामी लोगों से बातचीत की। हमारी प्रॉब्लम अभी चल रही है कि एक तो पावर नहीं है पिछले 2 दिनों से। अब पावर की तो छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं कि रोड में दुश्वारियां हो गई चलते चलते। कोई गाड़ी नहीं आई कि जो ये बर्फबारी जो नीट एंड क्लीन करके रोड ओपन कर देते। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि घर से बाहर निकलना या बाहर से घर जाना, बहुत ही दुश्वारियां हुई हैं। बहुत एब्सेंट है हम गवर्नमेंट से। मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है पूरा, 110% पूरा फेल हो गई है। काफी दिक्कत है लोगों को। हम बहुत परेशान है कि रोड में चलते चलते आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि कोई गाड़ी जो वो ब्लेड वाली गाड़ी आ रही है कि वो साफ कर रही थी, आज तो कोई नहीं आया मैम। सर एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ी है सारी, न बर्फ हटी है रोड से। कल से सारा कुछ मामला बंद पड़ा है। पानी की समस्या है, पावर परसों से भी नहीं है जब से बर्फ पड़ी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बर्फ रोड पे है। सारा कुछ मामला ठप पड़ा है। मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल थी और है तो अगले फ्यूचर में भी वो फेल रहेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती है। न बर्फ को हटाने में वो नाकाम रही है, पावर को वो वहाँ पे भी नाकाम है, और पानी की समस्या वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है। बहुत सारी मुश्किलात है कि मैं अपनी बात खुद कह सकता हूँ। अब मैं राजबाग में रहता हूँ, तो कल से मुझे पानी पीने के लिए भी मैं फिर दुकानदार से वहाँ पे वाटर बॉटल यूज़ कर रहा हूँ। इतनी पानी की समस्या है, पानी भी नहीं मिल रहा है, पावर तो है ही नहीं जब से बर्फ पड़ी हुई है। शदीद बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में आम जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है, अब तक इसमें 6 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कल से कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो सड़कों पे जो बर्फ हटाने का काम है वो हमने देखा जिस तरह से हुआ करता था, इस बार उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया। अगर हम श्रीनगर की जो मेन सड़कें हैं वहाँ पे बात करें तो मेन सड़कों से तो बर्फ हटाई गई है, ताहम जो मुजाफाती रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, वहाँ पे अभी भी बर्फ है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे जो बिजली सप्लाई है वो पिछले 24 घंटे से लगातार ठप पड़ी है। बिजली सर्विसेज को रेस्टोर नहीं किया गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बात करें नेशनल हाईवेज की, तो नेशनल हाईवेज दोनों, चाहे जम्मू कौमी शहरा हो या जोजिला की जो नेशनल हाईवे उसकी बात करें, तो दोनों नेशनल हाईवेज लगातार पिछले 2 रोज से बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में लोगों का अंदाज़ा था कि यूनियन टेरिटरी बनने से शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुतहरक हो जाए और यहाँ पे लोगों के मसाइल, इस तरह के मसाइल में वो काम आए। ताहम देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम करती थी उससे भी जो कम इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है इस बर्फबारी के चलते। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। अयोध्या हक़ मिल्कियत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मौजूद है, जो रियासत की मौजूदा सलामती की सूरत हाल पर सीजेआई को जानकारी दे रहे हैं। जराये के मुताबिक सीजेआई ने हसास इलाकों में सिक्योरिटी के बंदोबस्त के ताल्लुक से उनसे दरियाफ्त किया है। हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मीटिंग जारी है सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई ने ये मीटिंग तलब की है और क्या कुछ इस मीटिंग से आपको अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, आपको बिल्कुल एकदम ब्रेकिंग खबर आपको बताया दे रहा हूं। तुरंत अभी मीटिंग खत्म हुई है और यूपी के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और मीटिंग को लेकर जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने बात करने को मना कर दिया। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि उन्होंने जो सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं और डीजीपी के द्वारा जो पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी चीफ जस्टिस को दी गई। इस मीटिंग में शुरुआती दौर में चीफ जस्टिस के साथ ये मीटिंग शुरू हुई, लेकिन बाद में जस्टिस
जो जस्टिस एस ए बोबड़े और अशोक भूषण जो कि जो 5 सदस्यीय जो बेंच है इस अयोध्या मामले को लेकर, वो जो इसमें शामिल थे वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए और सबने पूछा गया कि कितना उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस कितनी तैयार है अयोध्या फैसले के लिए। सबने बताया, चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया कि आप कितने तैयार हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आपने क्या जो जितने भी पक्षकार हैं चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो या अन्य लोग हों, क्या आपने सब लोग से बातचीत करने की कोशिश की, क्या आप लोगों के जाके अप्रोच कर रहे हैं, क्या लोगों से पक्षों से लगातार आप मिल रहे हैं। तो इसकी जानकारी खुद सीजेआई ने ली है। उसके साथ साथ पुलिस के क्या इंतजामात हैं, पुलिस की कितनी तैयारी है, कितना तैयार है उत्तर प्रदेश अयोध्या फैसले के लिए, उसकी पूरी जानकारी सीजेआई ने डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से ली है और उन्होंने अपनी जानकारी प्रोवाइड की है कि हमने पूरी तरह तैयार है उत्तर प्रदेश। पुलिस की बात करें तो अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है, 40,000 एडिशनल जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के वो उत्तर प्रदेश भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार खुद सभी पक्षों को अप्रोच कर रही है, सबसे बातचीत कर रही है कि फैसले के बाद कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे प्रदेश का शांति जो व्यवस्था है या कानून व्यवस्था है वो बिगड़े। जी बिल्कुल पवन, और क्या सीजेआई जो है वो सेटिस्फाई दिखाई दिए जो कुछ तैयारियां हो रही हैं, और साथ ही साथ जो दीगर जज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या मजीद कुछ सजेशंस दिए गए हैं? देखिए अभी पूरी जानकारी निकल के बाहर नहीं आई है क्योंकि सिर्फ अभी चीफ सेक्रेटरी निकले हैं। अभी जब पूरी तरह बैठक खत्म होगी, लोग और सब लोग बाहर निकलेंगे तो पूरी जानकारी निकल के बाहर आएगी। लेकिन अभी यही खबर आ रही है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है या सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से ली है। बिल्कुल पवन, बेहद शुक्रिया आपका। अयोध्या हक मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई है। अमन में रखना न पड़े इसलिए मरकज की जानिब से जरूरी हिदायत जारी की जा रही है। आइंदा हफ्ते फैसला आ सकता है। 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, यानी फैसला 17 नवंबर से कबल फैसला आएगा। वैसे आज भी वर्किंग डे है, कल यानी 9 नवंबर को सनीचर है और 10 नवंबर को इतवार है। 11 और 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तातील है। उसके बाद 13, 14 और 15 नवंबर 3 वर्किंग डे है। माना जा रहा है कि इन 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकता है। अयोध्या फैसलों को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम खड़े कर दिए गए। हम जहां मौजूद हैं, ये राम जन्मभूमि जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं। जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो सभी वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। जो लोग जा रहे हैं उनकी जो डिग्गियां हैं उसको चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये वही रास्ता है जो सीधे विवादित स्थल यानी राम जन्मभूमि की तरफ से जाता है। सभी लोगों के जो वाहन है वो चेकिंग किया जा रहा है, डिग्गी का जो सामान है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में धारा 144 तो लागू हुई है, लेकिन इसके साथ ही चौकस व्यवस्था की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। फोर्स के जो लोग हैं वो लगातार चेक कर रहे हैं। अगर आप इस साइड देखेंगे तो इस तरफ भी जो रास्ता है उसको रोक दिया गया है। लोगों का वाहन चेकिंग किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता कर दिए गए हैं धर्मनगरी अयोध्या में। यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनकी लगातार चेकिंग हो रही है, क्योंकि कोई भी चूक ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा कि सख्त चेकिंग की जाए। जो लोग अगर कोई गड़बड़ी फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट होती है तो भी कार्रवाई की जाए। लिहाजा राम जन्मभूमि जाने के लिए आपको कई सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। अयोध्या पर आने वाले फैसले के पेश नजर जमीयत उलमा की जानिब से अमन व अमान कायम रखने की अपील जारी की गई है। जमीयत के मुताबिक अगर फैसला हक में आता है तो खुशी के इजहार से परहेज करे और अगर फैसला हक में ना आए तो हरगिज मायूस और मुश्तइल न हो। अयोध्या हक मिल्कियत के इस मामले में सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी का कहना है कि मुसलमान पहले दिन से ही कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार है। हालांकि वहीं हिंदू लीडरान कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुसलमान डे 1 से ये कहता है कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे, और मुसलमान एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहता है कि हमारे खिलाफ भी आया तो भी मानेंगे। सवाल यह है कि समझाया और अपील उनको की जाती है जो लोग नकारते हों। नकारने वाले यही लोग हैं। जितने भी हिंदू नेता हैं
आज तक किसी भी हिंदू नेता ने ये नहीं कहा कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। हर आदमी ये कहता है कोर्ट का फैसला जो भी आए राम मंदिर तो वहीं बनेगा, राम मंदिर तो वहीं बनेगा। सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो क्या सरकार, वीएचपी और इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या ये खड़े होकर मस्जिद बनवाएंगे? नहीं बनवा सकती, क्योंकि इनके पास एक लंबी लिस्ट है अयोध्या के बाद में भी। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि पीस रहना चाहिए, अमन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोर्ट चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट है तो उसके फैसले को नकारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अयोध्या फैसले से पहले अलर्ट और मुल्क में जगह जगह सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पता नहीं मरकजी हुकूमत मुल्क में ऐसा माहौल क्यों बना रही है, ऐसा लग रहा है मुल्क में हुई जंग होने वाली है। न्यूज 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, अयोध्या राम मंदिर पर फैसला आना है, ऐतिहासिक फैसला है, और फैसला आने से पहले जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, सभी राज्यों में अलर्ट घोषित किया गया है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की निर्णय भी हम लोग देखे हैं 2010 साल शायद, तो उस समय तो इतना हाई अलर्ट करने की कोई जरूरत नहीं हुई, कोई दंगा भी नहीं हुई, ये मॉक ड्रिल की क्यों जरूरत नहीं हुई उस समय। अभी क्या हो रहा है, लगता है कि कोई जंग छेड़ने वाला है, चारों तरफ साजो साजो, क्या जरूरत है ये, इतना मुझे पता नहीं कि मॉक ड्रिल हो रहे हैं, आर्मी को तैनात किया जा रहा है, बगड़ा बगड़ा, कोई कहता है कि होके रहेगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट है हमारे सबसे ऊपर, वो जो फैसला करेगा हिंदुस्तान के सब लोग मान लेगा, पहले भी मान चुके हैं, अभी भी मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं माहौल पैदा करना चाहिए कि भाई जंग छिड़ रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मतलब कोई हिंसा कहिए, कोई तनाव कहिए, कहीं नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कहीं एडवाइजरी जारी किया जा रहे हैं, कहीं मॉक ड्रिल जारी किया जा रहे हैं, कभी फौजें तैनात किया जा रहे हैं, लगता है कोई जंग छिड़ने वाला है। ऐसा माहौल मुझे लगता है कि सही नहीं हो रही, इस तरीके की माहौल बनाना सही नहीं है। सबको संयम जरूर रखना चाहिए, सब लोगों के साथ बात करना चाहिए। हमारा जो प्रशासन है वो अब सतर्क रहे बस। सरकार का ये मानना है कि एहतियातन इस तरह की व्यवस्था की जा रही है सुरक्षा के लिए। अभी सीजेआई बैठक ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ, क्योंकि जो फैसला आना है उससे पहले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, इसके लिए सीजेआई की बैठक है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सही क्यों नहीं रहेगा ये तो सोचना पड़ेगा। अयोध्या की मामला आज से नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी इसका ऊपर निर्णय हुआ था, उस समय ऐसा माहौल हम लोग देखा तो नहीं। हिंदुस्तान के लोग कोर्ट के फैसले के खिलाफ कभी जुलूस नहीं निकाली और कभी उससे तनाव नहीं किया। मुझे अगर ये जानकारी है तो यही है मेरा जानकारी। तो साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि फैसला आने से पहले जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है, जो कानून व्यवस्था बताया जा रहा है, पैनिक करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे सरकार कुछ कर रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तातुल बरकरार है। दोनों की जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ी हुई हैं। आज भी मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी और शिवसेना में जारी तातुल के दरमियान महाराष्ट्र में सदर राज के निफाज की भी कयास आराइयां तेज हो गई हैं। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दतकार 9 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई बात नहीं बनती है तो गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर कांग्रेस भी सरगर्म हो गई है। कांग्रेस ने अपने 9 मुंतखब असेंबली मेंबरान को जयपुर भेज दिया है। इस बीच शिवसेना अपने 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। संजय रावत ने कहा कि अगर रियासत में सदर राज का निफाज होता है तो ये महाराष्ट्र के अवाम की बेइज्जती होगी। अगर नितिन जी गडकरी उनके पास शिवसेना को 2.5 साल का मुख्यमंत्री देने का कोई खत हो लिखित स्वरूप में और ऐसी जानकारी आपके पास है तो मैं ये उद्धव जी को बता दूंगा। दिल्ली से कंट्रोल करने की बात आ रही है कि महाराष्ट्र को दिल्ली से कंट्रोल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे
लेकिन आप सरकार नहीं बनाएंगे 105 बड़ी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, और कोई राष्ट्रपति शासन के आड़ में महाराष्ट्र को रूल करेंगे, ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान भी है। महाराष्ट्र की सियासत में हुकूमत साजी को लेकर कयास आराइयों का बाजार गर्म है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर माणिकराव ठाकरे का कहना है कि कांग्रेस के एमएलए मुतहिद हैं। महाराष्ट्र के अंदर है, इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट का भी उनका चल रहा है कि कुछ इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट लगा दे और सत्ता अपनी ही तरफ रखे, इस तरीके की कोशिश बीजेपी की ओर से चल रही है। ऐसे कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सभी एमएलए इकट्ठा रहना चाहिए और हमारी कोशिश है कि सबको इकट्ठा रह के जो भी डिसीजन होता है आपस में जो बातचीत होती है वो उसके लिए ठीक रहता है और इसको इकट्ठा रहने के लिए कहा गया है। आरटीसी हड़ताल को लेकर हुकूमत के रवैये से नाराज एक और आरटीसी मुलाजिम ने खुदकुशी की कोशिश की है। मेडचल से ताल्लुक रखने वाले आरटीसी मैकेनिक शेख बाबा ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। तशवीशनाक हालत में शेख बाबा को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि कल रात आरटीसी मैकेनिक शेख बाबा ने अपनी बीवी को फोन करते हुए खुदकुशी करने की बात कही थी। कशीदा सूरत हाल में शेख बाबा को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मैं जा रहा हूँ डिपो को बोल के बोले, डिपो को जा रहा हूँ बोल के, फिर उसके बाद में डिपो को जाके 4 बजे आए, आके फिर उसके बाद में चले गए, कुछ भी नहीं बोले घर में। उसके बाद में फिर आके अब हमारे पापा को फ़ोन करे, पापा को फ़ोन करके क्या बोले, बोलने के बाद में मैं फिर मेरे को ऐसा मालूम हो मर जा रहे बोल के, तो फिर मेरे को हमारे पापा फ़ोन करके बोले, तो मैं हमारे इनको फ़ोन करी तो उन्होंने क्या बोले, मैं मर जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ बोल के बोले उन्होंने। हाँ, आरटीसी का कोई बोल के बोल रहे थे। और मेरे को उन्होंने मीटिंग को गए, से मीटिंग को आगे घर में कुछ बात नहीं करे उन्होंने मेरे से। हाँ, उसके बाद में कुछ भी वैसा डिस्कशन कुछ नहीं करे, खाली आए वहाँ से मीटिंग से आके बाहर चले गए, ख़त्म। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 2.5 साल। रिजवान शेख रिजवान रहीम शेख बाबा। बड़ी सनतों के मुकाबले छोटी सनतों में ही रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं, ये कहना है तेलंगाना वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के KTR का। कबायलियों में बिजनेस से मुतल्लिक शोर बेदार करने के लिए CMST एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच का आगाज हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें KTR के अलावा गिरिजन फलाह बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान मुंतखबा 100 उम्मीदवारों को 3 माह की बिजनेस से मुतल्लिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों को 35% सब्सिडी पर फंड फराहम किया जाएगा। ఇదేదో సబ్సిడీ కోసమో, సబ్సిడీ వస్తుంది కదా 35%, దానికోసం ఒక వ్యాపారం చేద్దాం అనుకుంటే 100% చెప్తున్నా మీరు ఫెయిల్ అవుతారు. మీరేం అనుకోవద్దు ఇట్లా అంటున్నాను. సబ్సిడీల కోసం వ్యాపారాలు చేస్తే రాణించం. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 3 పారిశ్రామిక పార్కులు విమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఓన్లీ పార్క్స్ ఉన్నాయి. If you want to invest and if you want to grow as a women entrepreneur, there are 3 parks which are dedicated. One in Sultanpur, one in Nandigam, one I keep forgetting where the third one is, but there are 3 parks which you can use and which you can spread awareness among the women entrepreneurs, the potential women entrepreneurs who are right here. टीपू जयंती मामले में कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा ने कोर्ट में मामले की पैरवी की है। इस हवाले से रवि कुमार वर्मा से हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर ने बातचीत की। टीपू सुल्तान जयंती के मामले में कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने जिम्मेदारी के साथ कामयाब तरीके से पैरवी की है। टीपू तंजीमों ने रवि वर्मा कुमार को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की है। वेलकम टू न्यूज़ 18 उर्दू सर। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑनरेबल जज इन दिस केस? This case has raised very important questions, and the Honorable High Court has admitted the case for hearing. This is the best news. As a result of this,
very many issues are going to be decided by the Honorable Court. In particular, what is the scope and ambit of the power of the High Court, power of the government in dealing with matters of this nature, which are not regulated by law. Number two, in a secular country, is it permissible for such actions? Number three, whether the philosophy of the ruling party or the ideology of the ruling party has any relevance in deciding matters of this nature. And I congratulate the petitioners because they have succeeded in this attempt, and the Honorable